गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और प्रेगनेंसी कैसे एस्टेब्लिश होती है, इम्प्लांटेशन और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो उसके अंदर का एक सब टॉपिक है, ठीक है, उस पर प्रोग्रेस करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेज होता है प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुआ, ट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक नॉब बना, फिर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट जो है हमने कवर किया था। फिर मैंने बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG हार्मोन सिक्रीट करते हैं और HCG हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास तक बताया था। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन जो हो गया, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गया, उसके आगे का जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन स्टेज के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, अब अभी तक लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है और एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है उससे HCG का सिक्रीशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज है, गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल्स होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल्स जो हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और छोटे छोटे ग्रुप्स में ऐसा नहीं है कि फिजिकली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, फंक्शनली डिवाइड होते हैं। ठीक है, माइंड यू यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के स्टेज में जिस डिवीजन के बारे में अभी मैं बात कर रही हूँ वो फंक्शनल डिवीजन है। ठीक है, तो क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक नॉब के सर्टेन सेल्स जो हैं वो फंक्शनली एक जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसका एक अलग फंक्शन हो जाता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स से उनका एक दूसरा फंक्शन हो जाता है। इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो सेल का मास होता है, ठीक है, ये जो सेल का मास है ये एक गुच्छे के फॉर्म में या एक शीट के फॉर्म में ये जो सेल के मासेस होते हैं इनके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है ये मूवमेंट किस चीज़ के लिए होता है? ये होता है प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स क्या है? प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स वो लेयर्स हैं जिनसे आगे चल के जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स के हेल्प से होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एम्ब्रियोनल नॉब के जो एम्ब्रियोनिक नॉब के जो सेल्स होते हैं वो शीट्स या मास के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में जो है उनके अंदर मूवमेंट शो होने लगता है। और ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल्स होते हैं ये जो है क्या बनाते हैं? प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, अब हमारे पास जनरली 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं ह्यूमंस के केस में। एक होता है एंडोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म और एक होता है मीसोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म जो है सबसे इनर होता है, एक्टोडर्म जो है दैट इज आउटर, और मीसोडर्म जो है दोनों के बीच में जो लेयर रहे वो है। ठीक है, तो वी आर हैविंग 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द mesoderm, and all these 3 primary germinal layers they are going to give rise to the different types of organs which are present inside the human body. ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे कि ये तीनों लेयर्स कौन कौन से ऑर्गन्स को बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल गैस्ट्रुलेशन में अब क्या हुआ? ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोनल नॉब के जितने भी सेल्स थे इनमें जो मूवमेंट शो होने लगता है, ठीक है, इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, दिस मूवमेंट इज नोन एज द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के हेल्प से एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल्स जो हैं वो प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स इनिशिएट होते हैं तो मतलब यहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होने लगता है, ऑर्गन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होने लगता है। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन का जो पूरा फेज है,
ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का जो पूरा फेज है, इस फेज या इस स्टेज के अंदर एम्ब्रियो का जो कंडीशन होता है या एम्ब्रियो का जो स्टेटस होता है, उस पर्टिकुलर स्टेटस को या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रूला। ओके, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रूला। तो अभी तक जो ब्लास्टुला था या ब्लास्टोसिस्ट था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्योंकि प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स बन रहे हैं, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस्ट्रूला में। ठीक है, तो अभी तक क्या था? ब्लास्टुला था, ब्लास्टुला से अब क्या बन गया? गैस्ट्रूला बन गया। ठीक है, और गैस्ट्रूला स्टेज में अब ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो अब गैस्ट्रुलेशन के डिफरेंट फेजेस होते हैं, कि मतलब गैस्ट्रुलेशन के अंदर भी डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो 3 स्टेजेस जो हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे। पहला स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ये पहला स्टेज है। और प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, हिस्टो का मीनिंग क्या होता है? हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू। ठीक है, हिस्टो का मीनिंग होता है टिश्यू और जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो टिश्यू के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है दैट इज हिस्टोजेनेसिस। ठीक है, तो प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स क्या है? प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स बेसिक टिश्यूज होते हैं जिनसे बाकी टिश्यूज का फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है गैस्ट्रुलेशन में फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। फीटस के अंदर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन जो है वो इसमें होता है। और थर्ड जो इसके अंदर फेज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन, प्रॉपर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक है, सो दीज 3 स्टेजेस हैव बीन डिफाइंड और आइडेंटिफाइड इन द गैस्ट्रुलेशन फेज। तो आज हम लोग जो फर्स्ट वाला स्टेज है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, इसको हम लोग आज कवर करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स, इसको मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देन इट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। ये पहला स्टेज जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, तो अब इसमें जनरली क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनल नॉब के सेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है भाई कि वो जो तीनों प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स हैं उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि वी हैव स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, स्टेम सेल्स के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से भूले भटके सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस मिला होगा। ठीक है, तो स्टेम सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के कि जिनके अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, मतलब अगर एक स्टेम सेल है तो एक स्टेम सेल जो है ये हेयर भी बना सकता है, ये बोन भी बना सकता है, मसल भी बना सकता है। ठीक है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स भी बना सकता है जो कि हमारे आइज़ में होते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के इनन्यूमरेबल जो सेल्स हैं, ठीक है, हर सेल जो है मतलब हर टिश्यू जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, फंक्शनली भी डिफरेंट है। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी के किसी भी टाइप के सेल्स में वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो स्टेम सेल का ये जो कैपेसिटी होता है जिसके थ्रू वो बॉडी के किसी भी सेल में अपने आप को, किसी भी टाइप के सेल में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस कैपेसिटी इज नोन एज टोटीपोटेंसी। ओके, दिस कैपेसिटी इज नोन एज
टोटीपोटेंसी। सो द स्टेम सेल्स दे आर टोटीपोटेंट। ओके, स्टेम सेल्स जो कैपेसिटी है, जो फिनोमिना है, दैट इज टोटीपोटेंसी। ठीक है, लेकिन जो कैपेबिलिटी है दैट इज नोन एज टोटीपोटेंट। ठीक है, तो स्टेम सेल्स दे हैव द कैपेसिटी ऑफ टोटीपोटेंसी एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी टाइप ऑफ सेल दैट इज प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी। ठीक है, तो किसी भी तरीके के सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनल नॉब होता है, एम्ब्रियोनल नॉब के अंदर के जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स होते हैं तो इसीलिए उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि भाई वो किसी भी टाइप का जो सेल है उसमें अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एम्ब्रियोनल नॉब की जो सेल्स होते हैं, क्योंकि टोटीपोटेंट होते हैं, तो इनसे ही क्या होता है कि जो प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डिस्क बनने के बाद में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है वो डिफरेंशिएट करके 2 लेयर्स बनाता है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल आपको जो डायग्राम है, डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ इस चीज़ को। दिस was the trophoblast। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स इस तरीके से फ्लैट और इलोंगेटेड थे, है ना। तो ये ट्रोफोब्लास्ट था। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो हम लोगों ने देखा था कि ये एम्ब्रियोनल नॉब था, और एम्ब्रियोनल नॉब जो है लेटर ऑन जा करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, एम्ब्रियोनिक शीट के फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल नॉब था और ये बाद में जा करके क्या बना, एम्ब्रियोनिक शीट बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद अभी मैंने क्या बोला कि ये जो एम्ब्रियोनल नॉब के सेल्स थे, ठीक है, ये क्या बना लिए, एम्ब्रियोनिक डिस्क बना लिए। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये क्या करना स्टार्ट करेगा, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेगा। डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ क्या बनाएगा, अंदर की तरफ जो है बाहर की तरफ है कॉलमनर सेल्स बनाएगा और अंदर की तरफ जो है क्यूबॉइडल सेल्स बनाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज द आउटर साइड। ठीक है, दिस वॉज द आउटर साइड। तो आउटर साइड पे इस तरीके से इट विल मेक द क्यूबॉइडल सेल्स लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, एंड अंदर की तरफ these are the columnar cells and these are the cuboidal cells। ठीक है, तो ये आउटर जो columnar cells होते हैं, ठीक है, the outer columnar cells, okay, these have now formed a separate layer। कॉलमनर सेल्स की एक सेपरेट लेयर बन गई और क्यूबॉइडल सेल्स जो है इनकी क्या बन गई, एक सेपरेट लेयर बन गई। ठीक है, तो ये जो आउटर कॉलमनर सेल्स की जो लेयर होती है, दिस लेयर इज नाउ नोन एज द एपीब्लास्ट। ये लेयर हो जाता है एपीब्लास्ट, और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स का लेयर है ये बन जाता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, अभी तक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक था। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ठीक है, एम्ब्रियोनल डिस्क है, ये एम्ब्रियोनल डिस्क क्या करता है, डिफरेंशिएट करने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट करके बाहर की तरफ जो है, बाहर की तरफ कॉलमनर सेल्स का एक लेयर बनाते हैं। ये कॉलमनर सेल्स का जो लेयर है ये कहलाता है एपीब्लास्ट, और अंदर की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स बनाते हैं, और ये क्यूबॉइडल सेल्स का लेयर जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब एपीब्लास्ट बन गया और हाइपोब्लास्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, ये हाइपोब्लास्ट जो है पहला लेयर बनाता है, पहला जर्मिनल लेयर बनाता है, विच इज द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। Okay, hypoblast will make the first primary germinal layer, that is the embryonic endoderm। तो हाइपोब्लास्ट क्या बना लिया, अब उसने बना लिया एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, जो कि सबसे पहला जर्मिनल लेयर हुआ। तो सबसे पहले बनने वाला जर्मिनल लेयर कौन सा है, दैट इज द एंडोडर्म।
ठीक है। अब एंडोडर्म बन गया। एंडोडर्म बनने के बाद में क्या होता है कि ये एंडोडर्म जो है बाद में जाकर के और डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो हाइपोब्लास्ट के ये जो सेल्स होते हैं यानी कि एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के जो सेल्स होते हैं ये और ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके इस तरीके से जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर के ऊपर सेल्स का एक और लेयर बनाते हैं, ठीक है। और ट्रोफोब्लास्ट को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कवरिंग हो जाती है, ठीक है, ये कवरिंग बनने से क्या बन गया, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस बनता है, ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे बनता है। अभी तक क्या हुआ, हाइपोब्लास्ट बना यानी कि एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म जो है क्या करता है, ट्रोफोब्लास्ट के साइड साइड की तरफ से बगल से एक्सटेंड होता हुआ आता है और ट्रोफोब्लास्ट को पूरा कवर कर लेता है। ट्रोफोब्लास्ट को कवर करने के बाद में ये जो अंदर की कैविटी बनती है, दिस कैविटी इज द प्राइमरी yolk sac. Okay, this cavity is now known as the primary yolk sac. ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी योक सैक। जैसे अंडे में क्या होता है, एग वाइट होता है और फिर योक भी होता है, तो सिमिलरली वी आर हैविंग द प्राइमरी योक सैक। लेकिन जो मुर्गी का अंडा है उसके योक में और हमारे ह्यूमन के योक में बहुत डिफरेंस होता है, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब प्राइमरी योक सैक बन गया, ठीक है। प्राइमरी योक सैक बनने के बाद में क्या होता है, प्राइमरी योक सैक बनने के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है ये क्या करने लगता है, ग्रो करने लगता है, डिवाइड करने लगता है, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो भी ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने के बाद में ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, ठीक है। क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। तो एंडोडर्म के बाद बनने वाला जो सेकेंड आपका जर्मिनल लेयर होता है वो क्या होता है, मीसोडर्म होता है, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका एपीब्लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये कैसे एक्ट करने लगेगा, ये एक्टोडर्म के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया, हाइपोब्लास्ट ने बनाया एंडोडर्म, और उसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो दोनों के बीच में से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और दोनों के बीच में से ट्रोफोब्लास्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है, और वो क्या बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट करके बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट मॉडिफाई होगा और किसके जैसे बिहेव करने लगेगा, एक्टोडर्म के जैसे। हाइपोब्लास्ट जो है वो किसके जैसे बिहेव करने लगेगा, एंडोडर्म के जैसे। और ट्रोफोब्लास्ट दोनों के बीच में से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है, बीच में से डिफरेंशिएट करके नए लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म बन गया, फिर उस अंदर एंडोडर्म बन गया, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों के बीच में क्या बन गया, मीसोडर्म का भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही ये मीसोडर्म जो है बनने लगा, ठीक है, तो मीसोडर्म बनने से क्या होता है कि दोनों के बीच में यहाँ पर गैप आ जाता है, ठीक है। किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप आ जाने लगता है, और वहाँ पे एक छोटी सी कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो दिस कैविटी इज नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। दिस कैविटी इज नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। मीसोडर्म बना एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो वहाँ एक गैप बन जाता है, दिस गैप इज नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है इसको हम लोग स्मॉलर योक सैक भी बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी योक सैक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी जो है इसको हम लोग सेकेंडरी या स्मॉलर योक सैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर योक सैक है ये किसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है, प्राइमरी योक सैक के ऊपर प्रेशर डालने लगता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म क्या करता है, उस प्रेशर को मैनेज करने के लिए एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म में बीच में से यहाँ पे,
ठीक है। बीच में से यहाँ पे एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक एंड्रोडर्म है उसमें क्या होने लगता है, एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का गट बनेगा। गट कहने का मतलब कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, आवर स्टमक, आवर इंटेस्टाइन्स, दीज आर नोन एज द गट, ठीक है। तो जो हमारे एम्ब्रियो का जो गट वाला पोर्शन है, मतलब कि ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पार्ट जो है वो कहाँ से बनता है, इस ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर से बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक पतला सा ट्यूब बनेगा, किसके बीच में, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म के बीच में ट्यूब बनेगा। और ये जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है, इसके अंदर जो ट्यूब बना है, इसमें से एम्ब्रियो का जो गट वाला या यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन है उसका फॉर्मेशन होगा, इन फ्यूचर होगा, ठीक है। अब ये जनरली क्या होता है कि जो एपीब्लास्ट था, ठीक है, एपीब्लास्ट ने एक्टोडर्म बना लिया, फिर मीसोडर्म भी बन गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जनरली एपीब्लास्ट जो है वो लैटरली ही ग्रो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली और लैटरली इस तरीके से वो ग्रो होता है। ग्रो करके क्या बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जा करके एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। ग्रो करके प्रोलिफरेट करके क्या बनाते हैं, एक सेल का मास बनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर एलिवेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली मैं आपको एक दूसरे डायग्राम से शो करूंगी, इस डायग्राम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लाइक दिस। अभी तक क्या था अपने पास, अभी तक अपने पास ये एपीब्लास्ट था, ये कॉलमनर सेल्स बने, ठीक है, ये एपीब्लास्ट हुआ। उसके बाद हम लोगों के पास क्या था, इस तरीके से हाइपोब्लास्ट प्रेजेंट था, ठीक है। तो एपीब्लास्ट ने क्या बनाया, एक्टोडर्म बना लिया, और हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया, इसने एंडोडर्म बनाया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जनरली क्या होगा कि जनरली ये जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं ये लैटरली मतलब साइडवेज ग्रो करते हैं, लैटरल इनके अंदर डिवीजन होता है। तो नए सेल्स जो हैं वो बगल बगल में एड अप होते जाते हैं। लेकिन जनरली बीच में थोड़े समय के बाद क्या होता है कि एपीब्लास्ट के ही कुछ सेल्स हैं वो बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से, बीच में से रैंडमली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिवाइड करके एक मास या एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये बिल्कुल एक आउटग्रोथ के जैसे ग्रो होने लगते हैं। बीच में डिवीजन होता है तो उनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, फैलने के लिए जगह नहीं मिलती तो एक गुच्छे या एक मास के जैसे जो है एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ये सेल्स, ठीक है, और एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ओके, लाइक दिस, एक सेल्स का गुच्छा बनता है जिससे एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है, दिस एलिवेटेड स्ट्रक्चर ओवर हियर इज नोन एज द प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। दिस एलिवेटेड स्ट्रक्चर over here this is known as the primitive streak, ठीक है। अब ये जो primitive streak बना है ये क्या करेगा, फर्दर प्रोलिफरेट करना यानी कि डिवाइड करना, ग्रो करना कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। और प्रोलिफरेट करके ये क्या करता है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट स्टेज इसका यहाँ शो करूँगी, ठीक है। ये क्या है, आपका एपीब्लास्ट का सेल है, ये आपका हो गया प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक के बगल से ये फिर से आपके एपीब्लास्ट के सेल्स हैं, लाइक दिस। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो फर्दर प्रोलिफरेट करके इस तरीके से एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच से और नए सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, एपीब्लास्ट, दिस इज द हाइपोब्लास्ट,
एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में ये क्या है, ये है प्रिमिटिव स्ट्रीक, ठीक है। और प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में नए सेल्स को काटना यानी कि नए सेल्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब फाइनली इससे क्या बना, फाइनली इससे क्या बन रहा है, ये है आपका मीसोडर्म। फाइनली ये क्या है, आपका मीसोडर्म है, ठीक है। तो इसके पहले जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स जो बना रहे थे वो एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म था, तो वो वैसे का वैसा ही रहता है। एक्चुअल मीसोडर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, एपीब्लास्ट के हेल्प से ही होता है, ठीक है। तो एपीब्लास्ट क्या क्या बनाएगा, एपीब्लास्ट जो है वो एक्टोडर्म भी बनाएगा और मीसोडर्म भी बनाएगा। और हाइपोब्लास्ट जो होता है, हाइपोब्लास्ट क्या बनाता है, वो बनाता है एंडोडर्म। तो इस तरीके से पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होगा और प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली क्या बन गया, अपने पास एक्टोडर्म भी आ गया, अपने पास मीसोडर्म भी आ गया और अपने पास एंडोडर्म भी आ गया। तो इस तरीके से 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। अब ये जो तीसरा मीसोडर्म बन गया, अब इसके बाद से जो है आगे का डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बनने का जो प्रोसेस होगा एम्ब्रियो का, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये तो पहला स्टेप था, क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स। अब सेकेंड स्टेप पे हम लोग आते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन में जनरली क्या होता है कि फीटल मेम्ब्रेन मतलब क्या होगा कि ऐसे मेम्ब्रेन्स या ऐसे कवरिंग्स होंगे कि जिसके थ्रू, जैसे कि स्टमक के बाहर की कवरिंग बननी है या लंग्स के बाहर की कवरिंग बननी है या इंटेस्टाइन के बाहर की कवरिंग बननी है, तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गन के एक्सटर्नल कवरिंग्स या एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन जो है इस फेज में होता है, जहाँ पर जिसको हम लोग बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके आउटर कवरिंग जो होती है उसका फॉर्मेशन जो है इस स्टेज में या इस फेज में होता है, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड रहते हैं, एम्ब्रियो से ही कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास, ओके, फर्स्ट वी आर हैविंग द कोरियन, देन वी आर हैविंग द amnion, then we are having the allantois, and finally we are having the yolk sac, okay। तो ये जो चारों फीटल मेम्ब्रेन्स हैं ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो के जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है उसमें हेल्प करते हैं। या यूँ कहें कि यही जो चारों बेसिक मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग 4 बेसिक मेम्ब्रेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही जो चारों बेसिक मेम्ब्रेन्स है इनसे आगे के ऑर्गन का फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली मतलब पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो के साथ जो प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स के फॉर्मेशन के डायग्राम्स हैं उसको भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग डायग्राम के साथ में को रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, okay। So today we will conclude over here. In the next class we will be discussing about the structure and the formation of all these 4 fetal membranes, and then we will be proceeding forward. Thank you.